आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो K इक्वल्स टू E माइनस फाई, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और K मैक्स इक्वल्स टू HF माइनस फाई, और K मैक्स इक्वल्स टू SC बाई लैम्डा माइनस फाई। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और यही क्या कहलाती है अपने पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना, कि आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात चर्चा करते हैं किस पर। जो छोटी छोटी बातें थी हम लोगों ने कर ली। अब आती है हमारे पास क्या, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, अब ये क्या मैटर है इसका। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि भाई एक मैक्सिमम या हाई फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ की अगर रेडिएशन आप किसी मेटल प्लेट पे गिराओगे तो उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या प्रकाश विद्युत जो प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, धातु की सतह से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर की तरफ। क्लियर है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, वही न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति। ठीक है, वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से प्रकाश के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, और वही न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति आपकी। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने, तो उस आवृत्ति को क्या बोलेंगे हम लोग, देहली आवृत्ति। क्या बोलेंगे बेटा, देहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहां देखें, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए ध्यान समझते हुए चलें, बहुत शानदार चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए तो पहली बात तो क्या है, जो आपतित विकिरण की जो ऊर्जा है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, कार्यफलन से। क्योंकि अगर कार्यफलन से बड़ी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है। मतलब यह संभव ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल आए। तो जो ऊर्जा होगी आपतित विकिरण या आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, जो धातु का कार्यफलन है उससे क्या होनी चाहिए, बराबर हो या ज्यादा। बराबर होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास कोई ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं होगी, शून्य होगी। ये हमने पिछली क्लास में मैंने टेबल बनाया था, उसमें काफी बाखूबी तरीके से आपको अच्छी तरह से बताया था। ठीक, और अगर ज्यादा हुई कार्यफलन से आपतित प्रकाश की ऊर्जा, तो जो बची हुई ऊर्जा है, अगर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, दूसरे आयन से कोई टक्कर नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे किसके पास ये बची हुई ऊर्जा जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के पास। और वो जो धातु की सतह से निकलेंगे तो बची हुई जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के रूप में वो लेके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं देहली आवृत्ति की, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। ठीक है, अब E की जो वैल्यू है
वो क्या है, HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, ठीक है। तो F इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई बाई H, ठीक है। और अगर F मिनिमम की मैं बात करूं भाई कि मिनिमम इतना होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यही मिनिमम आवृत्ति ये क्या कहलाएगी, आपकी देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति का मान कितना होना चाहिए, फाई बाई H। अगर इससे भी कम आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण आपने धातु की सतह पर डाला तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्यान से नोट करके रखिए कि यही वो न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर प्रकाश के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर इससे भी कम आवृत्ति का प्रकाश आपने डाला तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। देहली आवृत्ति कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती, क्या होता है रट्टा मार के पढ़ लेते हैं, बट आपको नहीं मारना है। आपको मैं बता दूं कि भाई पहली कंडीशन है जो प्रकाश की विकिरण है, जो प्रकाश की विकिरण है उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। अब कार्यफलन से जो ज्यादा ऊर्जा है या बराबर है, तो बराबर में तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। पहली बात तो ये टेबल में, पिछले टेबल में मैंने बता दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हुई तो जो प्रकाश के इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कोई ना कोई गतिज ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान भी हो सकता है। यदि कोई दूसरे आयन से धातु के अंदर दूसरे आयन से उसकी कोई भी टक्कर नहीं हुई है, प्रकाश गिरा, गिरने के बाद ये फोटॉन्स गिरने के बाद सीधे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऊर्जा लेकर बाहर निकल आए, तो कुछ ऊर्जा कार्यफलन में चली गई, जो बची हुई थी वो बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, और वो क्या लेके आया, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। ये तो इसकी बात हो गई। अब वो मिनिमम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, तो फाई बाई H, ये F नोट, क्लियर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाई क्लियर होगा, है ना। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। देहली आवृत्ति वो आवृत्ति है जिस पर वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने, ठीक है, या वह मिनिमम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति कितनी होनी चाहिए देखें इधर, फाई बाई H। तो यहां से हम लोग फाई की जो वैल्यू लिखेंगे, फाई क्या हो जाएगा आपके पास, H F नॉट। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, H F नॉट। और एक कंडीशन और मैं दे दूं यहां पर कि, अच्छा पहले मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, देहली आवृत्ति, ठीक है। तो कार्यफलन आया यहां पर फाई इक्वल टू H F नॉट, और जो आइंस्टीन की इक्वेशन है आइंस्टीन सर की इक्वेशन है वो है आपके पास A माइनस फाई। तो ये आ जाएगा आपके पास E की वैल्यू HF, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में HF, और कार्यफलन कितना है आपके पास, H F नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और अगर हम लोग क्या करेंगे कि आपतित जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति और गति ऊर्जा के मध्य में अगर हम लोग कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरह का बनेगा देखें। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशन है उसको रिलेट कराते हैं किससे, y इक्वल टू mx माइनस सी से।
तो ये इक्वेशन किसकी होती है? सरल रेखा की। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी किसकी समीकरण है? सरल रेखा की। ठीक है, तो यहां बनाते हैं ये Kmax और ये F। ठीक है, अब देखें यहां से, तो इसका जो ग्राफ बनेगा देखें y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m तो क्या है? h, स्लोप हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ देखें, और स्लोप आपका क्या आ रहा है? जो ढाल आ रही है, जो ढाल आ रही है वो क्या आ रही है? धनात्मक। और धनात्मक ढाल का मतलब जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो 90 से क्या होगी? लेस। तो 90 से लेस यही होगी वैल्यू। क्लियर है? और ये रहा आपके पास कितना? थीटा। थीटा मतलब ढाल, और ढाल क्या है यहाँ पर? h। ढाल का मान क्या है? h यहाँ पर। ठीक, और माइनस एच एफ नोट, कटान बिंदु कहाँ है? माइनस ये जो c कहाँ है? एच एफ नोट। तो ये क्या है आपके पास? कार्यफलन। तो ये लाइन ऐसे करके आएगी। ठीक है, और ये रहा आपके पास फाई इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, ये कार्यफलन है आपके पास, कार्यफलन। मतलब जैसे देखें, आवृत्ति हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी ये है एफ नॉट, ये एफ नॉट, कि एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या करेंगे? आवृत्ति का अगर प्रकाश के विकिरण गिराएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए मैंने ये वाली लाइन क्या बनाई है आपकी? डॉटेड। ये डॉटेड लाइन बनी है, इसलिए बनी है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है, अगर हुई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। तो वह मिनिमम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने उसे क्या बोलेंगे हम लोग? देहली आवृत्ति। और ये है एफ नॉट, और ये फ्रीक्वेंसी आपतित विकिरण की आवृत्ति। ढाल बना दिया आपका, और ढाल क्या है? धनात्मक। तो ये 90 डिग्री से ग्राफ। क्लियर है? अब इसमें एक दो पॉइंट और आते हैं समझने वाले, वो मैं समझा देता हूं आपके लिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट। और दूसरी बात, एफ नॉट से अगर कोई प्रकाश आ रहा है न्यूनतम आवृत्ति का, मतलब देहली आवृत्ति से भी कम आवृत्ति का अगर प्रकाश पड़ रहा है धातु की सतह पर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए आपकी? धनात्मक। अगर ऋणात्मक है गतिज ऊर्जा तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये दो मस्ट कंडीशन है कि अगर ये हुई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। फिर मैं बता दूं आपको कि गतिज ऊर्जा अगर ऋणात्मक हुई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ रहा है तो भी बाहर नहीं निकलेगा। और अर्थात इसका मतलब क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह हमें दिखाई नहीं देगा। है ना? क्लियर बेटा? काफी अच्छे से मैंने बताया इसको, और आप इसको राइट डाउन करें, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। दो चीजें ध्यान में रखनी है कि कम से कम जो गतिज ऊर्जा है या तो शून्य हो या अधिकतम मान हो उसका, 0 से अधिकतम मान हो। दूसरी बात, जो आपकी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर गिरेगा धातु की सतह पर तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, या उसके बाद देहली आवृत्ति के बराबर
आवृत्ति का प्रकाश गिरे या उससे ज्यादा आवृत्ति का, तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। क्लियर? चलिए तो इसको लिखें आप और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा फटाफट लिखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं देहली आवृत्ति हो गया हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं देहली तरंग दैर्घ्य कि देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है भाई। फ्रीक्वेंसी की तो बात हो गई, तरंग दैर्घ्य की भी बात कर लें हम लोग। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य की बात करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा इसको, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही समझने वाली है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अब इसकी बात करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि क्या होता है ये, मतलब शब्दों में लिख देता हूं, समझाऊंगा काफी डिटेल में। देखें, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने। मतलब अधिकतम मैंने इसलिए लिखा है कि इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी तभी निकलेगा, इससे ज्यादा हुई तब भी दिक्कत पड़ जाएगी, तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, देहली तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे बेटा, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस पर। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, मतलब प्रकाश के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है, E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तभी कंडीशन बनेगी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए धातु की सतह से, अदरवाइज कंडीशन नहीं बनने वाली। तो आइए हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है ना। तो आइए साथ में करते हैं। तो E ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बोल रहा, E ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास SC बाई लेमडा। HF फ्रीक्वेंसी की बात थी तब ले रहे थे, अभी लेमडा है, तो SC बाई लेमडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, लेमडा इज लेस देन इक्वल टू HC बाई 5 या लेमडा मैक्स इक्वल टू HC बाई 5 इक्वल टू लेमडा नॉट। ये या तो इतनी हो या जो तरंग दैर्घ्य इससे कम हो, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की सतह से होगा, अन्यथा नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो अब यहां से क्या आ जाएगी बात, जो फाई की वैल्यू है वो फाई आ जाएगा आपके पास जो आपके पास फाई की वैल्यू, हाँ, HC बाई लेमडा नॉट, ये आ गया यहां से। ठीक है, और तो हम लोग वही आइंस्टीन सर की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, के मैक्स इक्वल टू E माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा के मैक्स इक्वल टू HC बाई लेमडा, HC बाई लेमडा माइनस HC, फाई की वैल्यू HC बाई लेमडा नॉट। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को देखेंगे आप तो क्या कहेंगे, तो ये आ जाएगा, हाँ, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी, वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो यहां से हम लोग बनाते हैं kmx मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा 1 बाई लेमडा ऑफ फोटोन। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी से देखना है जो ढाल है इसका, वो भी क्या है, धनात्मक, तो जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये थीटा जो बना है
ये थीटा जो ढाल है आपका वो कितना है यहाँ पर, HC, उसका मान कितना है SC। तो अब देखें, ठीक है, और ये क्या रहा हमारे पास, कार्यफलन फाई, और कितना है HC, और यहां से मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/λ0। ठीक है, कार्यफलन HC/λ0। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन फंसी है आके कि भाई देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है कि वह अधिकतम मान किसका, तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने। कि मतलब कि हमने जो मैंने स्टार्टिंग की क्लासों में बताया था कि जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का जब प्रकाश डालेंगे धातु की सतह पर तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो मैंने क्या बताया है कि भाई कि तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान, मतलब अधिकतम, किससे ज्यादा करोगे तो नहीं निकलने वाला, इससे कम करोगे तो तब भी निकल आएगा। ठीक है, तो अधिकतम मान जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारक बने वो क्या कहलाएगी, देहली तरंग दैर्घ्य। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए ये कंडीशंस रही, मैक्सिमम मान कितना है तरंग दैर्घ्य का SC/φ, और यही क्या है न्यूनतम या देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो यहाँ से ये कंडीशन फंसी, कार्यफलन आ गया SC/λ0, यहाँ से ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि लैम्डा का मान किस लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, λ0, कि जो लैम्डा है आपके पास तरंग दैर्घ्य उसका देहलिक तरंग दैर्घ्य से मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन या प्रकाश के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलेंगे। अन्यथा जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ेगा, कैसे होगा, है ना। तो ये कंडीशंस याद रखें। और देहलिक तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये रही आपके पास, क्लियर है। और 1/λ की फॉर्म में हमने क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया के मैक्सिमम वर्सेस ये। ठीक है, ये इस तरह से बना है, ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये डॉटेड लाइन इसी आ रही है क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ढाल का मान क्या है HC, तो लिख लें इसको, वीडियो पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज सीखते हैं। ठीक है, जल्दी लिखें बेटा। आप ऊर्जा की बात कर लेते हैं भाई, बार बार कह रहे हैं गतिज ऊर्जा क्या है, किस पर निर्भरता है, उसकी भी बात कर लें, है ना, जो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखें बेटा, तो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी, दो चीज़ें पढ़ ली कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, उसके बाद अब इसी पे वापस मैं आ रहा हूँ, जो आइंस्टीन सर की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है। और ये यहाँ से बताऊँ मैं, ये फाई किसका होता है, ये मेटल का, मेटल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके नेचर पर। तो यहाँ से देखें कि इसका भी ग्राफ बनता है, कैसे, मेटल का नहीं, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिखें इसको प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा किसकी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। और ये हम लोग बात करेंगे आपतित
आपतित आपतित या विकिरण विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता। अब यहां से देखें हमने क्या देखा है कि अगर यदि मैं लिखता हूं यहां पर, यदि विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन की संख्या बढ़ती है परंतु प्रत्येक फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा प्रभावहीन रहती है विकिरण की तीव्रता में परिवर्तन के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से देखें हम लोग क्या करेंगे, ये गतिज ऊर्जा है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, प्रकाश के इलेक्ट्रॉन्स की, ये विकिरण की तीव्रता है। और ये ग्राफ कैसा आता है, ऐसे करके नियत आता है। कहने का मतलब अगर आप विकिरण की तीव्रता बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन आप देखें इस गतिज ऊर्जा का जो मान है, जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का मान है, वो क्या है, नियत। मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किस पर प्रभाव पड़ता है, देखें आप, अगर आप जो गतिज ऊर्जा है कब बढ़ेगी और कब घटेगी, तो इसकी भी बात करें। या तो आप मेटल डिफरेंट लें तो अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इधर उधर होगा। जैसे हमने क्या ली थी, प्योर येलो लाइट बल्ब लिए थे दो, है ना। तो हमने क्या रखा कि एक 50 वाट का बल्ब था और एक 100 वाट का बल्ब था। मैंने वहीं समझाया था आपको पिछली क्लासों में, सब कुछ समझा हुआ है ये सब कुछ, लेकिन फिर वापस रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, एक और नए सिरे से समझते हैं कि जब 50 वाट का बल्ब था तो हमने देखा था वहां पर 4 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि 4 ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 वाट के बल्ब से उसकी इंटेंसिटी क्या है, अभी 50 वोल्ट, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन एमिट किए, उससे मिले हमें। फिर हमने क्या किया, एक और बल्ब लिया, वो उसकी इंटेंसिटी कितनी रही, तीव्रता 100 वाट, तो उससे हमने देखा था कि डबल इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मतलब 8 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो तीव्रता जैसे बढ़ाई 50 से कहां किया 100, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी थी। मैंने वहां भी बताया था कि इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, सबकी ऊर्जा क्या है, समान। तो तीव्रता में परिवर्तन से गतिज उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका खास तौर पर ख्याल रखें। और ये डायग्राम बताता है, और याद भी रखें क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर हैं, एक छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ग्राफ दे दिया, बताओ कौन सा सही है। तो ये विकिरण की तीव्रता और गतिज ऊर्जा के साथ जो ग्राफ है उसको आपको याद होना चाहिए कि विकिरण की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दो,
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन या ना बढ़ती है ना घटती है, नियत रहती है। ठीक है। अब ऊर्जा कब बढ़ेगी कब घटेगी ये निर्भर करेगा, या तो आप धातु ही बदल दो, धातु बदलोगे तो कई सारे पूरा ही चेंज हो जाएगा फिर तो, है ना। धातु अगर बदल दिया, पहले येलो लिया फिर आप रेड ले लो, कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, पूरा का पूरा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर इसी कहानी में चल रहे हैं तो क्या होगा, अब गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर, मतलब आवृत्ति पर, और गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, लैम्डा पर। किस पर गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर, आपतित विकिरण की या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। सिर्फ इस पर निर्भर कर रही है कि अधिकतम आवृत्ति का क्या होना चाहिए, आपतित प्रकाश। जब अधिकतम आवृत्ति का होगा तभी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ज्यादा आवृत्ति का अधिकतम, ज्यादा आवृत्ति का गतिज ऊर्जा भी ज्यादा। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य अपॉन में है, इसका मान क्या होगा, कम, तभी ये बढ़ेगा। और इसका मान ज्यादा लोगे तो ये कम हो जाएगा, और कम अगर ऋणात्मक गतिज ऊर्जा वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई तभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो खास तौर पर ख्याल, तो गतिज ऊर्जा की निर्भरता किस किस पर है, जो के मैक्सिमम है उसकी निर्भरता अपने पास है आपतित विकिरण या आपतित विकिरण मतलब प्रकाश की आवृत्ति, ये खास तौर पर ख्याल रखें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की किस किस पर निर्भर करता है, चार ऑप्शन दे दिए है ना, चारों में क्लिक करना होगा। कंसेप्चुअल है, याद रखें एक एक पॉइंट, बताता भी जा रहा हूं मैं। आवृत्ति और आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास कि भाई के मैक्स किस पर निर्भर करेगा, तो इसको लिख लें बेटा, अच्छे से समझ में एक एक पॉइंट लिख लें। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिखें। याद रखें कि जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति पर और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगी। तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप कितनी भी तीव्रता बढ़ा लें, तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उसके ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बार बार रिपीट करता हूं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखे फटाफट, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हाँ भाई, तो ये एक क्वेश्चन है अपने पास, तो क्या किसी धातु के लिए कार्यफलन कितना मान दे रखा है, कार्यफलन का 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु के लिए वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य हमें बताना है कि जो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके। क्या बताना है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य बतानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन को पता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। तो क्या आता है इसके लिए फॉर्मूला अपने पास, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू HC बाई फाई, ठीक है, HC बाई फाई, यही फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं। क्या करें यहाँ से, ये देखो H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और फाई आपका कार्यफलन है जो आपको क्या दे रखा है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई नोट ले लें यहाँ पर। चलिए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही, छोटे छोटे क्वेश्चन। H 4.414 इंटू 10 की घात -15, स्पीड ऑफ लाइट लिख दें 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये 2.2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट भी लिखी है इसलिए जो कैंसिल आउट हो जाए -1, ठीक है, सॉरी, है ना, कैंसिल आउट हो जाए तो ये इससे ये और ये आपके पास, ठीक है, 8 से ये गया -7 और ख़त्म। तो यहाँ से लैम्डा नोट की जो वैल्यू आई कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 चौक 12 और 12 के 2, ये हुआ अपने पास, और यहाँ तो ये 5। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। 564.5 नैनोमीटर, ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे हमें कितना आ जाएगा, 5645 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, डू इट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु, लिथियम धातु का कार्यफलन हमें गिवन है 5 नॉट इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, पर आपतित है। ज्ञात कीजिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गति ऊर्जा का फॉर्मूला तो हम लोगों ने बार बार रिपीट किया है, आपको पता भी होगा। एक काम आप कर सकते हैं, इस वीडियो को पोज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो वीडियो पोज कर ले, फटाफट लिखें, फिर बताऊं मैं। 1 2 3 हो गया भाई। चलिए अब देखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो मैक्सिमम के जिनका आ गया मिला लें, नहीं तो मैं मिलाऊंगा। एच बाई लैम्डा, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, E - 5, ये डायरेक्ट। तो के मैक्सिमम बताना है, E इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, दिया हुआ है क्या भैया, हाँ, यस दिया हुआ है, -5। तो के मैक्सिमम इक्वल टू HC 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि नैनोमीटर में दे रखा है ना हमें, तो इसलिए, और ये आ जाएगा आपके पास 200 नैनोमीटर। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको, शॉर्ट कट तरीके से भी आंसर निकल आएगा, है ना, माइनस ये आपके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कड़िक कड़िक, इससे ये गया। अब आपके पास के मैक्सिमम इक्वल्स टू, इसका भाग जाएगा तो 6.2 - 2.5 इक्वल टू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खपाच। तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैक्सिमम एनर्जी आ गई आपके पास, जो कि क्या है इसका आंसर। तो राइट डाउन डू यू वांट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कार्यफलन कितना है धातु का, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का कारक बने, ये हमें बताना है, तरंगदैर्घ्य निकालनी, कुल मिला कहानी ये है। तो आइए वीडियो पॉज कर लें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूं। 1 2 3, चलिए देखें मेरे साथ। चलिए, तो क्या बताना है हमें, तरंगदैर्घ्य के मान बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि 5 इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ठीक है, और यही बताना है, तो ये आ जाएगा HC बाई 5, डायरेक्ट आंसर 1240, और ये आ जाएगा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये गिवन है, इससे ये खत्म। खास तौर पे यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। और ये आ जाएगी आपके पास कितना, भाग लगाएं, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 0, 310 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन भी दे दिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई। ये क्वेश्चन आया था जेई 1998 में। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में, एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस, नीट में आए हुए क्वेश्चंस और मेंस में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो जेई 1998 में आया था ऐसा क्वेश्चन, देखें, ठीक है। तो राइट डाउन, डू यू वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग और इसके बाद भी करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ये एक मेटल सरफेस, इस पे हमने फोटॉन्स गिरा रहे हैं, मतलब रेडिएशंस गिरा रहे हैं, कितना, 248 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस पर ये बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन, इनकी स्पीड क्या है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी स्पीड क्या है आपके पास, इसमें दी हुई u1 और ये फाई है आपके पास, ठीक। दूसरा एक दिया हुआ है हमें इसी क्वेश्चन के अंदर, इसका भी कार्यफलन सेम, और जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलेंगे कब, जब इस पर रेडिएशंस गिराएंगे, और इसका कितना है, 310 नैनोमीटर की रेडिएशंस हम लोग गिरा रहे हैं इस मेटल सरफेस पर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इसमें दिया हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, इसकी स्पीड है u1 u2 सॉरी u2, ठीक है। अब हमें और क्या क्या दिया हुआ है, u1 और u2 का हमें रेशो दिया हुआ है, कितना, 4:1, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, HC ये दिया हुआ है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। धातु का कार्यफलन ज्ञात करो। इसमें जो धातु का कार्यफलन है वो हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन रहे आपके पास, कार्यफलन फाई के वैल्यू हमें हम लोगों को बताना है, स्पीड का अनुपात दे रखा है हमें, एससी की वैल्यू दे रखी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, धातु का कार्यफलन ज्ञात करना है हमें फाई। तो चलिए वीडियो पॉज करें, अटेम्प्ट करें। ये जेई 2014 में क्वेश्चन आया था अपने पास, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको बताया ना, जो फॉर्मूले आपको बताएं उसी से होना है, कोई बाहर से नहीं है। जितना भी था सब बता दिया। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करें, बहुत ही नायाब क्वेश्चन है, बहुत शानदार, ठीक है, करें बेटा। 1 2 और 3। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, आइए। तो फॉर्मूला निकल के आता है क्या, Kmax = E - फाई, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैं इसके लिए भी, इसकी भी गतिज ऊर्जा की समीकरण लिख लेता हूं और इसकी भी गतिज ऊर्जा की समीकरण लिख लेता हूं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, 1/2 mu1² = hc/λ -फाई, ये तो एक हो गया। दूसरी बात, 1/2 mu2² = hc/λ -फाई, λ1 λ2, ये इसका ठीक। इधर दे दो 1 और ये 2। चलिए, तो यहाँ से आ गया 1/2 m, 1/2 कैंसिल आउट, डिवाइड लगा रहे हैं बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, u1/u2 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1240/248, ये, हाँ, -फाई, डिवाइड बाई 1240/310 -फाई। तो यहाँ पर जब वैल्यू लिखोगे, इससे कैंसिल आउट, 5 4, तो ये आ जाएगा आपके पास, अनुपात दे रखा है u1
बाई U2 4/1, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं 4/1 है कि 2/1, 2/1 है शायद, यही इसका जो अनुपात है ये 2/1, सॉरी माय मिस्टेक। तो 2/1 कोई बात नहीं, आप उसको 2/1 कर लें, उससे भी आंसर आएगा आपका करेक्ट, ठीक है। 4/1 से कुछ आंसर में चेंज हो जाएगा क्योंकि 4/1 से मल्टीप्लिकेशन में है ना, देख लें 2/1 से। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा 4/1 ये इक्वल्स टू 5 - 5 अपॉन 4 - 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, 4 -5 इक्वल्स टू 5 - 5, 4 चौक 16 - 4 5, 5 - 5। इसको इधर ले जाओ, 16 में से 5 माइनस तो 11, 4 में से 5 माइनस, 4 5 में से 5 माइनस 3 5, तो 5 इक्वल टू 11/3 और ये आ जाएगा आपके पास 3.666, मतलब नियर अबाउट 3.7। तो जो 5 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा क्वेश्चन अपने पास। एक सिली मिस्टेक हो गई थी, 4/1 ले लिया अपन ने, 2/1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो 4/1 से पूरा अगर प्रोसेस किया होगा, सही किया होगा तो आंसर तो आया होगा कुछ ना कुछ, है ना। हमने 2/1 लेके किया तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। मैंने प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा, नहीं तो उसी वैल्यू से अटेम्प्ट कर लेते, है ना, 4/1 से अटेम्प्ट कर लेते क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलें। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 1800212799, 1821 799 18002121 799।